तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपसे आज एनटीपीसी एग्जाम 5 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन में काफी सारे लोग बता रहे थे कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा था वो गलत दे रखा था। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के जोड़ों को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई आपका पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट दे रखा था 2 और 4 और क्यू पॉइंट दे रखा था 7 और 9। यहां पर कोई पॉइंट कट हो रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कोई ए पॉइंट होगा और ये एक्स वाई, और ये जो कट हो रहा है वो 1 और 2 के अनुपात में कट हो रहा है। ठीक है, आपसे इसी पॉइंट का वैल्यू पूछा था, यानी यही पॉइंट आपको बताना था। तो यहां पर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको पता है, यहां पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। आप लोग जानते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। और सेक्शन फॉर्मूला पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इससे पहले भी पूछा जा चुका है और आज आपका फिर पूछा गया है। जनरली मैं आपको बता दूं, सेक्शन फॉर्मूला पर ज्यादातर 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको ये पॉइंट पूछेगा या तो फिर आपसे रेशियो पूछता है। तो देख लेना एक बार आप लोग। तो मैं इसको करता हूं। तो सेक्शन फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूं हालांकि। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स पॉइंट अगर निकालना हो तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम प्लस एन हो जाएगा। उसी तरीके से वाई पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट से पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये तो x1 होता है, ये y1 होता है, उसी तरीके से ये x2 होता है और ये आपका y2 पॉइंट होता है, और ये आपका m हो गया, ये n हो गया। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट से पुट कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, 1 है, x2 का वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस n आपका 2 है, x1 क्या है, 2 है, यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर mn कितना हो जाएगा, 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। उसी तरीके से n का वैल्यू क्या है, 1, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 9, यानी 9 हो गया, प्लस n का वैल्यू कितना है, 2, और y1 का वैल्यू क्या है, 4, यानी 4 2 8 हो जाएगा, और नीचे 3 हो गया। यानी मेरा पॉइंट कितना निकल के आ गया, 1 7 4 11/3 और एक आपका 17/3। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ लोग बता रहे थे कि x पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका सही दे रखा था, बट ये वाला शायद आपका कहीं गलत दे रखा था। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यानी आपका निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया था। ये समीकरण दे रखा था और आपसे बोला था कि इससे बना ट्रायंगल का एरिया बताना था आपको। आपको पता है 2 दिन पहले आपका 3 वर्टिसेस दे के आपसे डायरेक्ट आपका ट्रायंगल का एरिया पूछा गया था। आज आपको समीकरण दे के आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो यहां पर केवल आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना था, बाद बाकी आप इस क्वेश्चन को भी बना पाते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि समीकरण दे रखा है तो इससे हम कैसे ट्रायंगल बताएंगे, निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक्सिस होगा, ये जो समीकरण होगा वो किस तरीके से पास हो रहा है जिसका आपको ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं इस तरीके से पास हो रहा होगा एक्सिस पर, या फिर इस तरीके से पास हो रहा होगा। बात को समझो, तभी तो जाके ये 3 पॉइंट आपका बनेगा, तभी तो आपको इसी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है ना आपसे। बात समझ रहे हो। तो यहां पर आप जानते हो कि नहीं जानते हो कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट जब करते हैं तो वाई का पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स का पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। तो आप खुद से यहां पर 3 पॉइंट नहीं निकाल लेते आसानी से। तो बस यहां पर आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो यहां पर आप 3 पॉइंट खुद से निकाल लेते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक्स इंटरसेप्ट वाई का वैल्यू 0 रखते हैं। तो वाई का वैल्यू जब हम लोग 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 5 और 7, यानी 7 आ जाएगा। यानी ये मेरा आ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट तो आपको पता, ओरिजिन पर 0 0 हो गया। तो ये मेरा बन गया 3 ठो आपका निकल के आ गया पॉइंट। अब 3 ठो वर्टिसेस निकल के आ चुका है, तो अब तो आप लोग आसानी से बना लोगे कि नहीं बना लोगे। तो यही चीज आपको करना था। तो यहां पर मैं अब डायरेक्ट से फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इसका फॉर्मूला पता होगा। तो x1 का वैल्यू क्या है, 7 दे रखा है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0। फिर उसी तरीके से x2 क्या है, 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा 0 हो जाएगा, प्लस फिर x3 भी क्या है, 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यानी खत्म। यानी 7 5 35, यानी मोड है, मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में भी निकलता है। तो 35/2 यानी क्या हो जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जो भी होता है इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। यहां पर क्या बोला गया था कि कोई 10a बाई 1 प्लस
सेक ए है प्लस ठीक इसका इनवर्स मतलब उल्टा कर दिया गया 1 प्लस सेक ए प्लस बाई 10 है। ये आपका पेपर में पूछा गया था, आपको इसका वैल्यू बताना था। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है कि डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला आंसर अगर आपने कभी बनाया होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आप बता सकते थे कि 2 कोसेक होता। ठीक है, कैसे होता आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व भी करके आपको बताने वाला हूँ। देखो 10a बाई 1 प्लस सेक ए है, तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट से खोल लेता हूँ, तो ये साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। उसी तरीके से 1 प्लस 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। मैं आपको बस एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो कॉस कॉस कट जाएगा, यानी घुमा फिरा के आपका पास बचेगा क्या, ये चीज साइन ए और यहां पर कॉस ए प्लस 1 बचेगा। जस्ट ध्यान से देखो, ये इसका उल्टा है तो यानी ये भी ऊपर में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये आपका साइन ए आ गया। अब आप यहां पर एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट से खोल भी ले रहा हूं यहीं पास, प्लस 1 और 2 कॉस ए। बोलो क्लियर है सभी लोगों को। नीचे क्या हो जाएगा, एज इट इज मैं लिख देता हूं साइन ए और ये कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, और यहां पर पहले से है 1, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 जब आप कॉमन ले लोगे तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। नीचे मेरा पहले से क्या था साइन ए और ये आपका कॉस ए प्लस 1 था, तो ये कट नहीं जाएगा, ये कट जाएगा तो बचा क्या 2 बाई साइन ए। तो इसका ऑप्शन या तो 2 बाई साइन ए होगा या फिर आपका 2 कॉसेक ए होगा, तो जो भी होता इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था। ठीक है, और मैंने आपका वही क्वेश्चन लिया जो थोड़े आपके अच्छे लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, बाद बाकी सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, ये जो मुझे अच्छे लगे मैंने वही क्वेश्चन को पिक किया। यहां पर देखो एक क्वेश्चन क्या बोला गया था, ट्रिग्नोमेट्री से ही था कि कोई ट्रायंगल एबीसी में आपको ये वाला फाइंड करना था, यानी कोई ट्रायंगल है और आपको ये वाला फाइंड करना है। तो मुझे लगता है कि ये डेटा में थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। ठीक है, बाद बाकी मैं समझ के तो बना ही सकता हूं, बट ये डेटा में मुझे कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है। यहां पर समथिंग बोला गया होगा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, आपको बता भी दिया होगा कि इसका भुजा क्या है या नहीं है। ठीक है, यहां पर आप लोग भी समझ लो, देखो आपको फाइंड क्या करने दे रखा है, ए बी ये आपका ब्रैकेट में है, आपको कॉस सी और कॉस बी का आपको वैल्यू निकालना है। अगर मेरे को ट्रायंगल दे रखा है तो जरूर ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ज्यादातर पूरे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं समझ पा रहा हूं कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, अब देखो यहां पर कॉस सी का वैल्यू बताना और कॉस बी का भी वैल्यू बताना है, यानी मैं राइट एंगल किसको रखूंगा, एंगल ए को रखूंगा। बात समझ रहे हो, ये सी हो गया। अब आप जान रहे हो ए के सामने वाला भुजा को मैं ए लिख लेता हूं और सी के सामने वाला भुजा को मैं सी लिख लेता हूं, बी के सामने वाला भुजा को मैं बी लिख लेता हूं, क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो अब मैं जैसे क्वेश्चन बोला गया बस मैं वैसे सॉल्व करता हूं। तो इनटू बी का बी हो जाएगा, कॉस सी बताओ, तो सी एंगल के रेस्पेक्ट में आप सी कॉस का वैल्यू बताना है आपको, तो सी के रेस्पेक्ट में अगर मैं कॉस का वैल्यू बताऊंगा तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस मेरा बी है ऑलरेडी और हाइपोटेनस क्या है, ए है, माइनस सी इंटू कॉस बी। अब बी का रेस्पेक्ट में आपको कॉस का वैल्यू बताना है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो अब मेरा बेस क्या हो जाएगा, अब मेरा बेस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। बस सॉल्व कर लो। तो यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे आपका ए हो जाएगा और यहां पर आपका ऑलरेडी ए था, तो ए से ए कट गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये आपका पूछा गया था सीआई से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया था। नॉर्मली देख सकते हो क्या बोला गया था कि कोई धनराशि 3 वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाती है, तो दर बताओ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था केवल। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कल भी आपका इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था। कल का क्वेश्चन मुझे याद है, कल आपका पूछा गया था क्वेश्चन में कि कोई प्रिंसिपल है, 2 सालों में प्रिंसिपल आपका 6400 हो जा रहा, फिर अगले 2 साल में यानी 4 साल में ये प्रिंसिपल आपका 8100 हो जा रहा, तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में बड़ी अच्छे तरीके से बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आसानी से डील करना होता है। अगर मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरीके से दे रखा है, हल्का से केवल चीजों को घुमा दिया गया है। हम लोग क्या करते थे, बात को समझो। अगर मैं पहले इस वाले क्वेश्चन को हटाता हूं, इस वाले क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, ये 2 सालों में जिस तरीके से बढ़ा है, तो हम लोग क्या करते थे 8100 बटा 6400, यानी इस रेट से बढ़ रहा है, तो 2 सालों में बढ़ा है तो स्क्वायर रूट ही होता है, यानी अगर आप बाहर निकालोगे तो 0 0 कैंसल, यानी 9 बटा 8,
यानी कोई प्रिंसिपल 8 से 9 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1/8 का मिल रहा है। तो 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। यानी अगर बात करें कोई प्रिंसिपल है 3 वर्षों में 8 गुना हो जा रहा है, ये 3 वर्षों में हो रहा है, बात समझिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। तो ये 3 सालों में हो रहा है तो 3 आपको देना पड़ेगा। मैंने बताया था 4 साल 5 साल माफी चाहूंगा, यहां पर आपको मैंने बताया था कि कभी भी 3 साल 4 साल 5 साल कुछ भी दिया जाए आप डायरेक्ट से वहां पर आप लगा देना। तो यहां पर क्यूबिक है तो क्यूबिक मैंने लगा दिया। अब आप जानते हो अगर बाहर में इसको लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब आप समझ गए, यानी 1 से आपका 2 हो जा रहा है। कोई प्रिंसिपल 1 से 2 हो रहा है तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1/1 कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, 100%। चलो एक और ये क्वेश्चन आपका टाइमर वर्क से पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए इसको भी मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था मैं हल्का समझाना चाहूंगा। ठीक है, हो सकता है ये आपको समझ ना आए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ABC किसी काम को 20 30 60 दिन में करते हैं, लेकिन सम स्थिति में, यानी क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है सम स्थिति मतलब क्या है आपका, इवन नंबर डे में BA के साथ काम करता है और विषम स्थिति में यानी ऑड नंबर डे में CA के साथ काम करता है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ गए, यानी नॉर्मली अगर मैं समझ पा रहा हूं, ये आप मान लो ABC, ये 20, ये 30 और ये 60, टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये मेरा कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि सम स्थिति में बी ए के साथ काम कर रहा है, यानी ए बी के साथ काम कर रहा है, और विषम स्थिति में ए सी के साथ काम कर रहा है। तो ये मान लो पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। ठीक है, तो फर्स्ट डे यानी आपका ऑड नंबर डे है, तो ऑड डे में सी ए के साथ काम कर रहा है, तो कितना काम कर पाएगा मुझे आप बताओ तो 4 काम कर पाएगा ए और सी मिलके। दूसरे दिन में यानी इवन नंबर डे में बी ए के साथ काम कर रहा है, यानी कितना काम कर पाएगा, 5 काम कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद तो इसी तरीके से काम हो रहा है ना अल्टरनेट डेज में, यानी रिपीटिंग होगा। तो केवल हम लोगों को 2 ही दिन का काम चाहिए होता है। यानी आप समझ चुके हो कि 2 दिन में मेरा कितना काम हो पा रहा है, 2 दिन में टोटल 9 यूनिट काम हो पा रहा है। तो आपको टोटल कितना यूनिट करना है, 60 यूनिट करना है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली 6 से गुना कर दे रहा हूं, यहां भी 6 से गुना कर दे रहा हूं। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 12 दिन, यानी 12 दिन में 54 काम आपका हो चुका है, यानी 54 यूनिट काम हो चुका है। अभी भी आपके पास 6 यूनिट काम बचा हुआ है। तो फिर से अब जो 13 डेज होगा वो कौन आएगा, तो ये आपका ऑड नंबर डेज वाला आएगा 13 डेज में। तो ये लोग कितने काम कर पा रहे, 4 यूनिट काम कर पा रहे, यानी 13 दिन में टोटल आपका फिर कितना काम हो जाएगा, 58 यूनिट काम हो पाएगा। अब उसके बाद फिर से कौन आएंगे, तो फिर से आपका ए और बी मिलके आएगा जो कि 5 काम कर पाता है। अब आपके पास काम बचे कितने हैं, केवल 2 ही काम बच पाए हैं, यानी अब मैं कह सकता हूं 2/5 दिन लगेंगे। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 + 2/5 दिन, यानी 13 सही 2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बस इसी के साथ ये मेरा कुछ जितने भी क्वेश्चन अच्छे लगे वो मैंने आपको करा दिया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आज ही के शिफ्ट में पूछे गए थे, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, और हाँ यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि आज आपका सेकंड शिफ्ट आपका नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।